अब हम हार्मोनिकली वेरिंग फील्ड्स के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन देख लेते हैं। अब हार्मोनिकली वेरिंग फील्ड्स होती क्या है? ये वो वेक्टर फील्ड्स है जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं और साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं टाइम के, उन्हें हार्मोनिकली वेरिंग फील्ड्स कहा जाता है। अगर जैसे मैं डी की बात करूं तो डी को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ डी जीरो ई टू द पावर जे ओमेगा टी से, और ई टू द पावर जे ओमेगा टी जो होगा वो कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। डी जीरो इज द वैल्यू ऑफ डी एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब ये डी जीरो जो है वो वैल्यू ऑफ टी है, वैल्यू ऑफ डी है एट टी इक्वल टू जीरो पर, एंड इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब डी जीरो इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो एक चार्ज क्यू है और इस चार्ज से इमर्ज आउट होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो एक पर्टिकुलर सरफेस पर अगर मैं डी ऑब्जर्व करूं तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस को अगर इस एरिया से डिवाइड कर दूं तो ये डेंसिटी हो जाएगी डी यहाँ पर। तो नेचुरली ये स्पेस में सब जगह अवेलेबल है। इसका मतलब डी किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का। और डी जीरो जो है वो टी एट टी इक्वल टू जीरो है, इसलिए डी जीरो को हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, टी का नहीं। पर डी जो है वो एक्स वाई जेड का भी है और टी का भी है, क्योंकि उसका वेरिएशन साइनोसाइडली हो रहा है। उसका वेरिएशन साइनोसाइडली हो रहा है, इसलिए डी टी का भी फंक्शन है और एक्स वाई जेड का तो है ही, जो हम स्पेस में ऐसे समझ सकते हैं। अब अगर d का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जाएं तो डेल डी बाय डेल टी जो होगा वो डी जीरो जे ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी होगा। मतलब डी जीरो ई टू द पावर जे ओमेगा टी को मैं वापस d सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ और जे ओमेगा डिफरेंशिएशन की वजह से आया, तो इस तरीके से मैं हार्मोनिकली वेरिंग किसी वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ और यही मैं आगे यूटिलाइज करने वाली हूँ मैक्सवेल्स इक्वेशन के ट्रांसफॉर्मेशन में। अब ये तो हो गया हमारा डी का कंसिडरेशन। इसके साथ साथ हम चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन में क्या चेंज कर सकते हैं? तो अगर एम्पियर्स लॉ वाली मैक्सवेल्स इक्वेशन को देखूं मैं तो वो हो जाएगा पॉइंट फॉर्म में कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस जे ओमेगा डी, फेजर या वेक्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डी डॉट आता था तो उसे मैं रिप्लेस कर सकती हूँ जी ओमेगा डी से। सिग्मा ई से मैं करंट डेंसिटी को चेंज कर सकती हूँ, प्लस जे ओमेगा और डी को मैं एप्सिलॉन ई से चेंज कर सकती हूँ। तो नेचुरली कर्ल ऑफ एच जो मुझे मिलेगा वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई ऐसा मिल जाएगा। और ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। इंटीग्रल फॉर्म अगर लेने जाऊं मैं, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ऐसा फाइंड आउट हो जाएगा। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैक्सवेल्स इक्वेशन में चेंज करने जाए हम तो फॉर हार्मोनिकली वेरिंग फील्ड्स के लिए, तो पॉइंट फॉर्म के लिए कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ऐसा आ जाएगा, जैसे मैं माइनस जे ओमेगा बी, सेम इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसे और अगर मैं बी को म्यू एच से रिप्लेस करूं तो ये इस टाइप से इसके एक्सप्रेशन में चेंज आ जाएगा। तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच से हो जाएगा। और इंटीग्रल फॉर्म हम करने जाएंगे तो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस ऐसा आ जाएगा। गॉशेस लॉ के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो नेचुरली गॉशेस लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन जो होगी वो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो वी तो है ही, या क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वी डी वी, ऐसा चेंज आ जाएगा मैक्सवेल्स इक्वेशन में। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है हार्मोनिकली वेरिंग फील्ड की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड का जो गॉशेस लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन में उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो या क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो एज इट इज रहेगा। आप ऑब्जर्व करते जा रहे होंगे कि इस मैक्सवेल्स इक्वेशन में और इस मैक्सवेल्स इक्वेशन में ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन में ये चेंज है एज पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड।